उक्ति। कल नसीरुद्दीन शाह ने, इसीलिए मैं कहता हूं कि सब एक ही साथ के, सब बात कुछ भी करे, अभी बताता हूं आपको। नसीरुद्दीन शाह ने अभी आजकल जैसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आमिर खान को अपनी बात कहनी है तो लल्लन टॉप मिल जाएगा, इंडिया टीवी मिल जाएगा। इसी तरह अगर आपको अपना आर्टिकल लिखना है तो हिंदू मिल जाएगा, इंडियन एक्सप्रेस मिल जाएगा। तो इंडियन एक्सप्रेस में नसीरुद्दीन शाह ने एक आर्टिकल लिख मारा और बताया कि साहब ये देश कितना घटिया हो गया है, कितना बेकार हो गया है, और हम कितने अच्छे सेकुलर माहौल में हुआ करते थे, इस देश में कितना। अच्छा, इसमें जो बातें इन्होंने लिखी हैं, आर्टिकल सामने है, आप फुर्सत से पढ़ लीजिएगा, मैं लिंक में अलग कहीं दे दूं, इसको आप आराम से पढ़िएगा। क्या कह रहे हैं? कह रहे साहब हम तो बड़े सेकुलर माहौल में बढ़े हुए थे। सेकुलर माहौल क्या है ये भी समझ लीजिए। सेकुलर माहौल क्या है कि हम कैथोलिक स्कूल में पढ़े हुए थे, ये सेकुलर है। अब इसमें कहीं हिंदू नहीं आ रहा है। हमारा परिवार 5 टाइम का रोजा रखता था, हम बड़े कट्टर मुसलमान थे और जाते थे कैथोलिक स्कूल में, और कैथोलिक स्कूल के बाद अजमेर में अजमेर की दरगाह जाते थे और 2.5 दिन के झोपड़े में जाते थे। और 2.5 दिन के, इसमें नसीरुद्दीन शाह खुद अपनी कलम से लिख रहे हैं, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा आपको मालूम है कि एक ये रातों रात खड़ा किया हुआ। भाई इनके पास समय नहीं था कि पूरी मस्जिद बना सके, तो अंदर मंदिर इंटैक्ट है, मंदिर वैसे ही है, सामने एक दीवार बना दी इस्लाम की और तो कह दिया कि ये मंदिर अंदर पूरा बना हुआ है। और आपको पुराने रिकॉर्ड्स मिलेंगे जहां आपको पता चलेगा कि यहाँ यूनिवर्सिटी भी थी और विष्णु जी का मंदिर भी था, उसके सामने एक दीवार उन्होंने खड़ी कर दी और कह दिया ये 2.5 दिन का झोपड़ा, इसीलिए 2.5 दिन में बनाया कहते हैं। तो आपको एक मैं पुराने आपको बुक से रिकॉर्ड भी दिखाता हूँ, उसका लिंक्स भी दूंगा, जहां पे वो बता रहे हैं कि साहब ये यूनिवर्सिटी थी और यहाँ पे विष्णु जी का एक टेम्पल हुआ करता था, और इसमें 2.5 दिन का झोपड़ा कैसे बन गया। तो अब नसीरुद्दीन शाह क्या कहते हैं कि मैं इतना सेकुलर था कि मैं 2.5 दिन के झोपड़े में जाके मजहबी कव्वाली सुनता था, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था ये सोच के कि जहां हम नमाज पढ़ रहे हैं उसके चारों तरफ हिंदू देवी देवता है। ये सेकुलरिज्म है, आप सोचें, ये सेकुलरिज्म है कि मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाकर उसमें नमाज पढ़ें, ये इनका सेकुलरिज्म है। मतलब मुझे कभी कभी लगता है ये भी एकदम जाहिल है क्या? अगर थोड़ा सा आदमी एकदम पागल ही नहीं होगा, कहेगा बंदे लिख क्या रहे हो तुम? हाँ, ये इनका सेकुलरिज्म है। तो साहब वो फिर एएमयू चले गए, अभी कहीं हिंदू वर्ल्ड नहीं आया इसमें। हिंदू वर्ल्ड से इतना आया कि हम हिंदू देवी देवताओं के मंदिर में जाके नमाज पढ़ते थे, यही हमारा सेकुलरिज्म है, डंके की चोट पे कब्जा कर रखा था। कमाल की बात है साहब। तो इनका भी मामला सब वैसे ही चलता है, मतलब पूरा कहीं भी आप देख लें। इन्होंने भी साहब बड़ी यंग में जो शादी, जो अभी आपको नसीरुद्दीन शाह के साथ जो नजर आती है, उनकी पत्नी, पहली पत्नी इनकी थी मनारा सीकरी। मनारा सीकरी एक छत्री लड़की थी, एक छत्री कहते हैं, कुछ खत्री कहते हैं। और ये कौन थी? ये इनकी बहन को आपको याद होगा, वो दादी साहब बन के आती थी उसमें कौन सा एक सीरियल था, वो कुछ था, मैं सीरियस बहुत देखता नहीं, पर आपने इनको पहचान तो लिया होगा। तो शी वॉज अ हिंदू गर्ल, खत्री थी या छत्री थी, इसको कन्वर्ट किया गया, इसका नाम रखा गया परवीन मुराद, और इसकी लड़की हुई, इसका नाम रखा गया शीबा। इनकी डेथ हो गई, बालिका वधू में आती थी ये, तो बालिका इन्हीं की बहन। तो इसको कन्वर्ट किया पहले उन्होंने, फिर वो मर गई, फिर उन्होंने रत्ना पाठक एक दूसरी एक ब्राह्मण लड़की को पकड़ा, फिर उससे शादी किया। अब वो रत्ना पाठक को इतनी उन्होंने चाबी घुमा दिया है, इनकी पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण, और उसको इतनी चाबी बढ़ दिया है कि रत्ना का पाठक करवा चौथ का मजाक उड़ाती रहती है। कभी वो बुरके के मजाक नहीं उड़ाती, तलाक का, हलाला का, ट्रिपल तलाक की बात नहीं करती रही, वो करवा चौथ का मजाक उड़ाती है, बिंदी का और सिंदूर का मजाक उड़ाती है। तो ये इन्होंने भी वही काम किया है जो झांगुर बाबा कर रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस कोट पैंट पहन लेते हैं, अंग्रेजी लिख लेते हैं, अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। मैंने कहा ना, मेरा तो एक तो दुर्भाग्य है कि जितने कलाकारों को मैंने पसंद किया वो सब के सब बहुत ही घटिया लोग निकले। करण थापर को कुछ दिन पहले इन्होंने इंटरव्यू दिया था, इसके ऊपर मैंने बाकायदा एक पूरा शो किया था। उस शो का आज मैं इसमें लिंक डाल रहा हूं, जरूर देखिएगा। तो मैंने उसमें कहा था कि इनकी नीयत, नसीहत और असलियत करके मैंने एक शो किया था, बिकॉज 2 महीने पहले, मैं उसका लिंक दूंगा। तो उसमें ये कहते हैं कि मुझे मोदी की नीयत पे शक है। क्यों मोदी की नीयत पे शक है? कि उन्होंने मुस्लिम टोपी पहनने से इंकार कर दिया था, और बड़े खुश हैं क्योंकि 2024 के चुनाव के तुरंत बाद जो नतीजे आए थे, जिसमें भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, उसके बाद का इंटरव्यू था। बोले हार गए मोदी, हार गए, और अब तो उनको मुस्लिम टोपी पहनी, तभी मुझे उन पे यकीन आया। तुमको यकीन दिलाने का ठेका लिया है बंदे इस देश ने, तो क्या मैं तो उन पे तभी यकीन करूंगा जब वो मुस्लिम टोपी पहने। व्हाट नॉनसेंस! किस तरह की घटिया आदमी हो यार तुम। हाँ, मतलब
प्रधानमंत्री आवास से लेके वैक्सीन से लेके अनाज से लेके हर योजना में मुसलमानों को उनके अनुपात से ज्यादा मिला, तब तुम्हें यकीन नहीं आया? जब सच्चर आयोग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए गुजरात का मुसलमान हिंदुस्तान का सबसे संपन्न मुसलमान है, तब भी तुम्हें यकीन नहीं? मुस्लिम टोपी पहन लेंगे तो यकीन आ जाएगा। सोच के देखें, जो मैंने शो किया था आज से 2 या 3 महीने पहले, मैंने उसमें कहा था, उसमें नसीरुद्दीन शाह कह रहे थे कि हमारी 6 पुश्तें यहां दफन है। मैं क्या बकवास कर रहे यार, तुम्हारी 4 पुश्तें यहां दफन है, 5वीं पुश्त तो तुम खुद हो, 6 पुश्त कैसे दफन है? इस आर्टिकल में उन्होंने अपना भूल सुधार किया है। उन्होंने खुद ही माना कि हाँ मैं 5वीं पुश्त हूं। अब 5वीं पुश्त है क्या, ये भी आप समझ लीजिए। ये सब बड़े समझ लीजिए ना कि अपने आप को सरदरा का नवाब कहते हैं। सरदरा क्या, नवाब क्या? सरदरा वो एक मेरठ में एक म्यूनिसिपैलिटी है, टाउन एरिया है। अब उसमें ये कहते हैं, हुआ क्या कि 1838 में 1838 से लेके 1842, 1838 से लेके 1842 तक ये अंग्रेजों ने अफगानिस्तान से युद्ध किया। इसको एंग्लो अफगान वॉर कहते हैं। बड़ी अच्छी किताबें हैं। इसको पूरा जो अफगानिस्तान में जो विदेशी ताकतें अलग अलग समय पे गई हैं, इसको द ग्रेट गेम कहते हैं। और इसमें बड़ी अच्छी किताबें हैं, आप कभी देखेंगे। इनफैक्ट द ग्रेट गेम नाम से ही बड़ी अच्छी किताब है, मुझे कभी मौके पे मिलती नहीं है, वरना मैं आपको दिखाऊं। तो उसमें साहब अंग्रेज घुस गए अफगानिस्तान। अच्छा, अफगानिस्तान में आप चले भी गए, आप जीत भी गए, पर अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है ऐसा है, ब्रिटिशर्स गए, जीत गए, पर लौटना पड़ा। यूएसएसआर यानी रशिया गया, 10 साल रहा, जीत गया, पर लौटना पड़ा। आप उसको होल्ड नहीं कर सकते। फिर अमेरिका गया तालिबान के सामने, उनको मारा पीटा, उनको कब्जा किया काबुल पे, पर उनको भी लौटना पड़ा। तो हमने देखा अफगानिस्तान में पिछले 200 साल में पहले ब्रिटेन गया, फिर रशिया गया, फिर अमेरिका गया, तीनों को वहां से भागना पड़ा। तो भाई ये भी साहब वहां से भागे। लेकिन जब इन्होंने अफगानिस्तान में अफगानों को हराया, तो ब्रिटिशर्स की आदत थी गद्दार ढूंढते थे। तो उनको एक अफगान वहां मिला जो गद्दार था, उसका नाम था सैयद मोहम्मद शाह। तो उसकी मदद से इन्होंने अफगानों को हराया भी, वो गद्दार निकला। तो जब इन लोग वहां से लौटने लगे, मैंने कहा सब लौटे, तो 1842 में लौटने लगे, सैयद मोहम्मद शाह ने कहा साहब हमें कहा छोड़े जा रहे हैं, मार डालेंगे हमको, गद्दार कहते हैं। तब तक अफगानिस्तान में नई रजीम भी आ गई, तो उसको बाकायदा गद्दार घोषित कर दिया गया था, देश निकाला। तो अंग्रेज उनको अपने साथ लेके चले आए और सरधना में उनको एक छोटा मोटा एरिया दे दिया कि यहां रहो। वो सब अपने 12 बच्चों के साथ आए थे। उसी समय 1857 का हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। तो उसमें सैयद मोहम्मद शाह ने हिंदुओं के खिलाफ बड़ा युद्ध लड़ा, और उसमें 4 या 5 लड़के उनके मारे गए। तो अंग्रेजों ने कहा साहब क्या आदमी है, अपने वतन यानी अफगानिस्तान से भी गद्दारी की, या हिंदुओं से भी गद्दारी की, इससे अच्छा तो हमको गद्दार उद्दीन मिलेगा ही नहीं। तो उन्होंने उनको सरधना का नवाब घोषित कर दिया। उसी की 5वीं पुश्त है ये नसीरुद्दीन शाह। खुलेआम डंके की चोट पे कह रहा हूं, नसीरुद्दीन शाह की यहां पे मेरे पास नसीरुद्दीन शाह की जीवनी है, उसमें इन्होंने इसकी बड़ी लचर सी सफाई भी दी है। तो देखें, ये इनके नवाबी है, सब ऐसे ही हैं, इनके भाई हैं। अब वो आर्मी थे, लेफ्टिनेंट जनरल जहीरुद्दीन शाह, उन्होंने आज इनकी आर्टिकल को ट्वीट किया है। अब देखिए, आर्मी में ऐसे थे, जब इनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू का वाइस चांसलर बना दिया गया, तो पूरा गेटअप भी बदल गया साहब। तुर्की टोपी लगा रही है, सीधे अर्दोगान बन गए। ये तो तुर्की टोपी लगा के अर्दोगान बन गई आर्मी वाले, और बताते हैं हम तो साहब बड़े सेकुलर हैं। अच्छा, इनको वाइस चांसलर बनाया था कांग्रेस गवर्नमेंट में, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई 2014 में। तो इनके 3 साल बाकी थे, 5 में से 3 साल बाकी थे। लोगों का इनको हटाइए, सब नहीं ठीक है, ये तो फौजी आदमी लगा। 3 साल भाजपा ने इनको झेला। 3 साल में उनको भाजपा में कोई बुराई नजर नहीं है। उस समय मोदी का समर्थन करते थे। जब से इनका टेन्योर खत्म हो गया, तो आप सोचे कि भाई हमको एएमयू से हटा दिया गया है, हमको यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का चेयरमैन बना दो। नहीं बनाया, तो अब ये गालियां देते हैं। और जिस समय ये एएमयू में थे तो बड़े सेकुलर हैं, आपको मालूम, वहां पे मौलाना आजाद लाइब्रेरी है। तो मौलाना आजाद लाइब्रेरी में अंडर ग्रेजुएट लड़कियों का जाना बैन कर दिया। कहा क्यों बैन कर दिया? अब लड़कियां लाइब्रेरी नहीं जाएंगी तो कहां जाएंगी? कि एक लड़की के चक्कर में 4 लड़के जाते हैं, बड़ी भीड़ हो जाती है। ये इनका नजरिया है, आप सोचिए। मैंने सब ट्वीट किया इन सब के बारे में। तो पूरा एक खानदानी गद्दार हैं और कुछ नहीं है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। आप जानते हैं कि मैं बहुत ज्यादा कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं, लेकिन मुझे इनके साथ कोई दिक्कत, और सबका यही हाल। एक और हैं, एक और साहब अफगान चले आ रहे हैं। तो कहां से चले आ रहे हैं, कैसे कैसे चले आ रहे हैं? अब देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं, जावेद अख्तर बड़ी बकैती करते हैं। जावेद अख्तर को आप जानते हैं साहब,
तो बड़े लोग उनसे पैर वैर छूते रहते हैं लोग उनके। तो अभी मैं देख रहा था, उन्होंने ट्विटर पे किसी को दौड़ा लिया, ट्विटर पे दौड़ा लिया, वो भी सावरकर को कहते रहते हैं ऊट पटांग। तो उन्होंने कहा, बेटा जब तुम्हारे बाप दादा अंग्रेजों के जूते चाट रहे थे तब मेरी आजादी के लिए और तब मेरे बाप दादा का आजादी के लिए काला पानी में थे, मेरे रगों में देश प्रेम। अरे छोड़ो यार, मैं बताता हूं इनके बाप दादा कौन थे। इनके साहब जो परदादा थे उनका नाम था मौलवी फजले हक खैराबादी, जाकर गूगल कर लीजिए। उनको अंग्रेजों ने काला पानी दिया क्यों था? उनको अंग्रेजों ने काला पानी इसलिए दिया था क्योंकि हिंदुस्तान में जिहाद लेके आ रहे थे, वो भी गजवा हिंद लेके आए थे, इसलिए उनको अंग्रेजों ने कहा। और वो काला पानी से रोज चिट्ठी लिख के माफी भी मांगते थे कि साहब मैं अपना जिहाद भूल गया, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अंग्रेजों ने बहुत देर से उनको माफ किया। अच्छा, इन्होंने भी साहब ये भी कहते हैं, हम तो साहब बड़े इतने सेकुलर हैं, हम तो रिलीजियस ही नहीं है, हमारे लिए मजहब मतलब ही नहीं है, हम तो एकदम एथीस्ट कहते हैं अपने आप को, एथीस्ट कहते हैं। एक बार मुझे याद है हम लोग शायद जयपुर में थे कि पुणे में थे शायद, तो पुणे में हम एक राउंड टेबल जो डिस्कशन होता है तो उसमें मैंने आनंद रंगनाथन से कहा, हमने कहा आप हमारे जावेद अख्तर हो। उधर वो बंदा कहता है कि हम एथीस्ट हैं, नास्तिक हैं और इस्लाम के लिए बैटिंग करता है, इधर आप कहते हो मैं नास्तिक हूं और हिंदुइज्म के लिए बैटिंग करते हैं। तो साहब इन्होंने भी 2 शादियां की, और इन्होंने तो और डंके के चोट पे की, पहली बीबी के रहते हुए दूसरी शादी कर ली, दूसरी शादी हो गई तब पहली को तलाक दिया। ये बाएं हाथ पे आप हनी ईरानी देख रहे हैं, दाहिने हाथ पे शबाना आजमी देख रहे हैं। तो भैया पहली बीबी रहते हुए दूसरी शादी करके अगर तुम जेल नहीं गए तो सिर्फ इसलिए नहीं गए क्योंकि तुम मुसलमान थे, तुमने शरीयत का फायदा उठाया। तीसरी तरफ आप वो शबाना आजमी इनकी बेगम, उनका हाल भी आपको, अरे शबाना आजमी पहले इनके ससुर पे आते, शबाना आजमी के बाप पे कैफी आजमी साहब, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, ऐसा बड़े बड़े शायर हुए हैं। तो इनका हाल ये है कि ये तो जब वो जिन्ना जब अपना आंदोलन चला रहा था पाकिस्तान का, तो इन्होंने तो पूरी नज़म लिख दी कि अगली ईद पाकिस्तान में, ये कहा इंशाअल्लाह अगली ईद पाकिस्तान में मनाएंगे। और मजेदार बात देखिए, ये वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया पर पाकिस्तान गए नहीं, ये तो उनकी नज़म थी अगली ईद। इनके मामा जावेद अख्तर के मजाज लखनवी, ये मजाज लखनवी ये जावेद अख्तर के सगे मामा। तो हालांकि वो भी, मैंने कहा एक पोएट के रूप में वो भी मुझे बहुत पसंद है। आपको याद होगा कि प्यासा फिल्म में जो गाना आता है कि जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, उसके पहले मजाज लखनवी का एक कैरेक्टर वहां बैठा कह रहा है कि रुदादे गमे उल्फत उनसे हम क्या कहते क्यों कर कहते, एक हर्फ न निकला होठों से और आंख में आंसू आ भी गए। और क्या था वो, उस महफिल कैफो मस्ती में, उस अंजुमने उर्फानी में सब जाम बकफ बैठे ही रहे, हम पी भी गए छलका भी गए। उसी के जज्बाती गाना शुरू होता है, जाने वो कैसे लोग। बड़े शायर थे साहब, उनको उर्दू पोइट्री का कीट्स कहा जाता था। जो कीट्स था ना इंग्लिश पोइट्री रोमांटिक प्लेयर, तो इनको उर्दू पोइट्री का कीट्स कहा जाता था। बड़े क्रांतिकारी शेर भी लिखते थे, लेकिन वो भी जिन्ना के पीछे लगे रहते थे और पाकिस्तान बनाने में उनका बड़ा हाथ था। लेकिन जब बन गया तो ना कैफी आजमी गए ना मजाज लखनवी गए। ये सब इन लोगों का ड्रामा साहब। और दिखाते हैं सबको कैसी कैसी, जिनके खानदान, सब आज सबके खानदान की बात कर लेते हैं साहब, सबके ही खानदान की बात कर लेते हैं, कौन कितना बड़ा 30 मार खा था। एक खानदान और मैंने अपने उस शो में भी कहा है, लेट मी सी, लेट अस टॉक अबाउट नवाब ऑफ पटौदी। पटौदी भी एक रियासत है साहब, बड़ी रियासत है। अच्छा, उसमें क्या है, एक सेकेंड, पटौदी की आपको याद है, नवाब पटौदी इंडियन क्रिकेट टीम के 21। अच्छा, इससे पहले मैं शबाना आजमी को ले लूं, कैफी आजमी लड़की। शबाना आजमी इतनी मक्कार, इतनी झूठी, इसने अब आपको मालूम है ना, मैं इस तरह के शब्द जब तक बहुत एजिटेट नहीं हो जाता प्रयोग नहीं करता। वो फिल्म आई थी फायर में इतनी घटिया फिल्म, रामायण का वीडियो कैसेट, उसके अंदर ब्लू फिल्म, ये तरह चीजें दिखाई थी। देवरानी जेठानी में समलैंगिक संबंध, एक देवरानी का नाम राधा और जेठानी का नाम सीता। तो उसके बाद बवाल हो गया, तो सीता का नाम इन्होंने नीता डबिंग कर दिया। लेकिन आज भी जाके मैं अभी ये शो के बाद उस फिल्म को जाकर देखिएगा यूट्यूब पे, आज भी उसमें कास्टिंग में नाम सीता लिख के आता है। पर इस बंदी ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि नहीं सीता नहीं नीता है, आज भी उसमें सीता लिखा है। इनसे पूछा गया कि अगर सीता और नीता की जगह नहीं होता, अगर फातिमा और वो होता, क्या नाम है,
आयशा होता तो उन्होंने इस बात का जवाब टाल दिया, हमें उसका जवाब नहीं देंगे। तो इस बंदी ने एक बीच में एक ट्वीट किया, नवरात्र में सोचीज ने ट्वीट किया। अब देखिए नवरात्र के इनका ट्वीट देखिए, और फिर कह दिया झूठ है कि उन्होंने कहा इस दुर्गा अष्टमी में किसी दुर्गा का अबॉर्शन ना हो, किसी सरस्वती की पढ़ाई ना रोकी जाए, किसी लक्ष्मी को भीख ना मांगना पड़े, किसी पार्वती को दहेज के लिए उसकी हत्या ना हो, और किसी काली को कालेपन की क्रीम ना लगानी पड़े। बवाल हो गया साहब, इन्होंने डिलीट कर दिया। तो इन्होंने झूठ बोल दिया, नहीं नहीं नहीं, नहीं मैंने तो ऐसा कभी लिखा ही नहीं था। तो उन्होंने कहा आई हैव नेवर सेड दिस, दिस इज डिस्गस्टिंग। लेकिन लोगों ने इनका ओरिजिनल ट्वीट ला के निकाल दिया, फिर ये चुप हो गई। तो एकदम नंबरी झूठे मक्कार घटिया लोग साहब। मतलब इन लोगों ने, आज मैं जावेद अख्तर, इसका क्या नाम है, नसीरुद्दीन शाह का आर्टिकल पढ़ के तो मेरा बहुत मन खराब हो गया। और ये क्या तमाशा बना रखा है इन लोगों ने। ओके अब बताता हूं, एक और जागीर बताता हूं आपको साहब, पटौदी की जागीर। नवाब पटौदी, मंसूर अली खान पटौदी, 21 साल के इतना जलवा था उस जमाने में, 21 साल के लड़के को इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दिया गया। तो उन्होंने उस समय जैसे बता रहा था ना, इन्होंने 2 हिंदू लड़कियों से शादी की, नसीरुद्दीन शाह ने। तो उसी तरह उन्होंने भी साहब शर्मिला टैगोर से शादी की, उनका धर्म परिवर्तन किया, कौन बेगम पता नहीं उनका नाम रखा, उससे सैफ अली खान आए। सैफ अली खान ने भी यही किया। सैफ अली खान ने पहले अमृता सिंह से शादी की, और उनसे जो बच्चे पैदा हुए वो भी मुस्लिम हो गए, उन्हें कन्वर्ट किया। फिर अभी इनसे करीना कपूर से शादी की, इनके बच्चों का नाम तो तैमूर रखा। ये तो तैमूर है। तैमूर कौन है? तैमूर लंग। तैमूर लंग जिन्होंने 1 लाख हिंदुओं को बंधक बनाया था और एक रात में मार डाला था। तैमूर लंग जिन्होंने दिल्ली में वो कत्लेआम बचाया था, कई लाख लोग मारे थे, कि बताते हैं कि 100 साल लग गए दिल्ली को उससे उभरने में। बताते हैं कि साहब 25-30 साल तक कौवे भी नहीं आते थे वहां पे, इतना बुरा हाल था दिल्ली। उसके नाम पे तैमूर लंग आपको चढ़ाते हैं साहब, आपसे मजा ले रहे हैं ये। तो इनकी भी जागीर है, इनकी भी नवाब ऑफ पटौदी। अभी पटौदी कैसे आप समझिए, 1803 से 1805, 1805 टू 1803 टू 1805, अंग्रेजों में और मराठाओं में दूसरा युद्ध हुआ, जिसको हम सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर कहते हैं। उसमें भी साहब एक आदमी अफगानिस्तान से आया था कि हम पैसे लेके लड़ते हैं, जिनको मर्सिनरी कहा जाता है। हम किसी के सगे नहीं, हम सिर्फ पैसे के लिए लड़ते हैं। तो वो आए थे साहब। अब वो आए, उनका देखिए मैंने यहां नाम नोट किया था, यस, उनका नाम था फैज तलब खान। तो फैज तलब खान ने अंग्रेजों की तरफ से मराठाओं से युद्ध किया। पहले आए, हिंदुस्तान में बसे, हिंदुओं का खाया, फिर हिंदुओं को दगा दिया। तो गद्दारों को पुरस्कृत करने का अंग्रेजों का अपना अंदाज था। तो इनको भी पटौदी एक वो दे दिया गया, नवाबी। तो सब इसी तरह के आप समझ लें कि मतलब वो नसीरुद्दीन शाह से लेके, जावेद अख्तर से लेके, शबाना आजमी से लेके, सैफ अली खान से लेके, कुल मिलाकर ये जितने हैं, चाहे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, इन सब का मैं आपको बता रहा हूं, मैं बड़े डंके की चोट में बता रहा हूं, सबका एक ही अंदाज है, सबका एक ही। अब वो बस ये है कि वो झिंगुर बाबा या झांगुर बाबा इसी काम को जाहिलियत से कर रहा था, इन लोग उसी काम को बड़ी नफासत से, बड़े सोफिस्टिकेशन से कर रहे हैं। 2022 में मध्य प्रदेश में होम मिनिस्टर थे नरोत्तम मिश्रा। तो उन्होंने एक बयान दिया था, वो बड़ा खुलेआम दिया था। इन्होंने इस बात पे कहा था कि ये सब स्लीपर सेल हैं। उन्होंने कहा ये सब के सब स्लीपर सेल हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के। लेकिन हमारा देश भी तो महान है ना, जिस आदमी ने इनको पहचाना, उनको हमने विधानसभा का चुनाव ही हरा दिया। तो होम मिनिस्टर से वो एकदम पैदल हो गए। कमाल के लोग हैं, हम भी लोग तो कमाल के हैं ना साहब।